चलो बेटा, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का। इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये चैप्टर क्लास 11th में हुआ करता था और मैं समझता हूँ कि क्लास 11th के हिसाब से थोड़ा सा हैवी चैप्टर था और अब इसको क्लास 12th में शिफ्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ईजी है, कुछ चीज़ों का बस हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे व्हाट इज एनपीओ। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे एनपीओ के अंदर, कुछ नए प्रकार के बेसिक टर्म्स होंगे, उन टर्म्स का क्या ट्रीटमेंट होगा और अंत में हम देखेंगे कि एनपीओ में अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आते हैं एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। देखो, आप अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे बिजनेसेस आपको दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं। छोटी छोटी दुकानें, शोरूम्स, आमतौर पे ज़्यादातर जो हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं। कुछ आप उनमें से देखते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर एक आता है, वो है कंपनी। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के जो बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबका एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनमें मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है। अकाउंटिंग उनको भी करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं जैसे कि, तो आप देखेंगे कि मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं। ये सब भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, मगर इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। ठीक है, इनका मोटिव क्या हो सकता है, इनका मोटिव ये हो सकता है कि ये लोगों को उनके धर्म से जोड़े रखे। ठीक है, मगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ अनाथालय होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पे आप मेंबर्स बन सकते हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। लोग मेंबर्स बनते हैं, वहाँ पे आते हैं, गेम्स खेलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से काफ़ी सारे ट्रस्ट होते हैं जहाँ पे अ, जिनके हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो भी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन आते हैं कि इनमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको अभी अकाउंट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के अकाउंट्स ही बेसिकली बनाए जाते हैं। पहला होता है रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट या रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। और तीसरी जो है वो बैलेंस शीट। रेसिट एंड पेमेंट आपको नहीं मालूम है, मैं बता दूंगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आपको नहीं मालूम है, बताता हूं मैं आपको। उसके बाद बेसिक टर्म्स हम देखेंगे। एक बार रेसिट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, फिर उन बेसिक टर्म्स का भी ट्रीटमेंट अपन देखते हैं। अकाउंटिंग बिल्कुल आखिरी में आएगा। सबसे बड़ा पार्ट क्या है, अकाउंटिंग है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं ये फॉर्मेट। ये है आपका फॉर्मेट, रेसिट एंड पेमेंट। बहुत अच्छे से समझेंगे ये है क्या। क्लास 11th में आप लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था कि नहीं बनाया था? जी सर, बिल्कुल बनाया था। तो बस कैश अकाउंट में आप क्या करते हो,
कैश अकाउंट में डेबिट साइड जो भी पैसा आया है वो रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड में जो भी पैसा गया है। तो बस रिसिट एंड पेमेंट भी एक प्रकार से कैश एंड बैंक अकाउंट ही है और कुछ भी नहीं है। आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है। जो भी पैसा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्रेडिट साइड में लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पैसा किस चीज के लिए आ रहा है, किस चीज के लिए जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सैलरी दिया तो भी रिकॉर्ड करोगे, आपने कोई फिक्स एसेट खरीद लिया तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। हर एक रिसिट किसी भी प्रकार की होगी, चाहे वो कैपिटल रिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिट हो, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हमें करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से पेमेंट है, किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट होगी हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये बात मैं एम्फोसिस दे के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला अकाउंट जो है, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक प्रकार से आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। क्या है? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी&एल में बेटा क्या करते थे अपन? सर प्रॉफिट फाइन करते थे, बिल्कुल प्रॉफिट फाइन। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट की जगह नाम बदल दिया गया है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, तो सर क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोला जाता है बल्कि सरप्लस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखोगे, जैसे अ, मैं बात करूं स्कूल में, स्कूल्स में पैसों को फीस बोला जाता है, मंदिरों में दान कहा जाता है, ठीक है ना। तो हैं वही पैसे मगर नाम बदल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बना रहे हैं तो ये हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मगर प्रॉफिट तो हो सकता है। कैसे हो सकता है समझना। एक मंदिर में आपने एक्सपेंस किए, एक्सपेंस कैसे होता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। बीच बीच में मंदिर में सजावट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मंदिर में जो पुजारी है उसे भी तनख्वाह देनी पड़ती है। तो वो क्या है? मंदिर के एक्सपेंसेस हैं। और मंदिर की इनकम क्या है? मंदिर में आने वाला चढ़ावा। बीच बीच में लोग अपनी श्रद्धा से कुछ डोनेशन दे के जाते हैं, तो वो क्या हो गया? इनकम। तो देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंस दोनों हो रहे हैं। यदि इनकम ज़्यादा है तो वैसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। मगर यहाँ पे ये क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं बेटा? सरप्लस बोलते हैं। आई बात समझ? तो ये सरप्लस है, ठीक है। हाँ, अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमको रिकॉर्ड क्या करना है उस पर भी आते हैं। सीधी सी बात है कि आप देख सकते हैं ये जो क्रेडिट साइड है उसमें हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? कौन से एक्सपेंस कौन सी इनकम। ध्यान रखना, हम बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स तो करते ही हैं, एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, मगर एक्सपेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रिसिप्ट्स भी होती हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती हैं। तो मेरे को बताओ कि क्लास 11th में जब आपने ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाना सीखा था, उसमें आप कौन से एक्सपेंसेस लिखते थे? आप मशीन खरीद के आए तो मशीन के आप पी&एल में लिख देते थे, वो बैलेंस शीट में ही लिखा जाता था। वैसे ही बेटा यहाँ पे अगर कोई फिक्स एसेट पे पैसा खर्च हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो जो रेवेन्यू रिसीट हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो ही केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ मेरे को आप, हमारे पास हमने सेल किया, पैसा आया तो हम क्या लिखते थे? उसको इनकम में लिखते थे। मगर मेरे को ये बताओ कि यदि हमने लोन ले लिया तो क्या उसको इनकम में लिखते थे? नहीं सर, उसको तो हम बैलेंस शीट में लिखते। तो बस ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर ये मालूम है आपको, ये अगर 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि जरूरी है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है वो समझ लो। जब हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो केवल और केवल इस साल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करें, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको पिछले साल या अगले साल के भी एक्सपेंसेस दिए हों, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमको तो केवल और केवल इस साल के, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, आप सरप्लस निकाल रहे हैं इस साल का, तो इस साल के सरप्लस के लिए आपको एक्सपेंस इसी साल के लिखने हैं और इनकम भी इसी साल की लिखनी है। क्लियर है ये बात? तो ये आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपकी जो इनकम होगी उसमें पिछले साल और अगले साल की भी इनकम हो सकता है कि इंक्लूड करके दे दें, तो आपको वहाँ पे फिल्टर लगाना है, पिछले और अगले साल की इनकम को अलग करना और इसी साल की इनकम लिखनी है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एन। अपन आएंगे क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी मैं केवल चाह रहा हूं कि आपको बेसिक बता दूं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो चलो, अगर आपको अभी ये समझ में आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेसिट एंड पेमेंट, ठीक है, और बाकी जो बेसिक चीज़ें थी, तो अब अपन आते हैं बेसिक टर्म्स पे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं हम सब्सक्रिप्शन पे, तो आप अच्छे से समझिएगा, एक एक टर्म बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको समझने का कष्ट करना है। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? यदि आप किसी क्लब के मेंबर बनते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां पे मेंबरशिप फी देनी पड़ेगी हर साल, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। या फिर आप किसी लाइब्रेरी के मेंबर बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। मतलब आप सब्सक्रिप्शन हर साल देंगे मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो अब हमें जो चीज़ यहाँ पे सीखनी है, ये जो आप देख रहे हैं ना 10 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कैपिटल रेसिट है, कौन सा रेवेन्यू रेसिट है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी रेवेन्यू रेसिट्स होंगे, वो आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और कैपिटल रेसिट्स होंगे, वो आएंगे बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे 11th में हम देखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता था और बैलेंस शीट में क्या आता था। आपने सैलरी दिया तो वो P&L में आएगा, मगर आपने मशीनरी पे पैसा खर्च किया तो वो किधर आ जाता है? बैलेंस शीट में आता है कि नहीं? बस वो ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताते जाता हूँ कि कौन सा रेवेन्यू रेसिट रहेगा, कौन सा कैपिटल रेसिट रहेगा, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बेटा, ये जो सब्सक्रिप्शन देख रहे हो ये इनकम होती है, मतलब ये रेवेन्यू रेसिट है, रेवेन्यू रेसिट। क्लियर है ये बात? अब आते हैं एंट्रेंस फी, एडमिशन फी। बेटा, एंट्रेंस एंड एडमिशन किसे कहते हैं? अब यदि आप मान लो कि क्लब के मेंबर नहीं हैं और अब बनना चाहते हैं, तो जब आप मेंबर बनेंगे तो आपको पहली दफ़ा एंट्रेंस फी देना पड़ता है, या उसको हम एडमिशन फी भी कहते हैं। स्कूल में भी आप देखते हैं एडमिशन फी देते हैं, बाद में फीस देते रहते हैं। तो चाहे आप किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी लेंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो ये भी आपका क्या होगा? रेवेन्यू रेसिट ही होगा। मतलब जब मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू रेसिट, दैट मीन्स इट विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड व्हेन आई एम सेइंग इट इज कैपिटल रेसिट, दैट मीन्स इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। क्लियर है बात? ठीक है।
अब ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? कुछ लोग के पास बहुत पैसे होते हैं तो बोलते हैं यार ये बार बार सब्सक्रिप्शन देने वाला काम नहीं करेंगे, एक बार में उम्र भर का ले लो, जितना आपको लेना है इकट्ठा लो, ये बार बार वाला काम नहीं करेंगे। इसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। तो बेटा ये आपका कैपिटल एसेट है, ठीक है। इसका मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में अपीयर होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में किधर अपीयर होगा बेटा? ये अपीयर होगा लायबिलिटी साइड। पैसे आए, जैसे एक बात बताओ, 11th में आपने देखा होगा ओनर जब कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आता है एसेट साइड, कैपिटल आता है लायबिलिटी साइड। वैसे ही लाइफ मेंबरशिप फी भी आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फी, कैश आ जाएगा एसेट साइड, लाइफ मेंबरशिप आ जाएगी लायबिलिटी साइड। क्लियर है? सब डिटेल में बता दूं मैं आपको। अब आइए डोनेशन पे। अब डोनेशन जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल किसे कहते हैं? मान लो कि आप किसी मंदिर या किसी मस्जिद में रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। मान लो मंदिर जाते हैं। अब मंदिर में आप हर हफ्ते जाते हैं और वहां पे एक दान पेटी है जिसमें आप 10-20 रुपए हर बार डाल देते हैं। तो दिस इज योर जनरल डोनेशन। अब एक बार आप जब गए वहां पे तो आपने देखा एक बैनर लगा हुआ था वहां पे कि मंदिर के गुंबज निर्माण के लिए दानदाता दान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने वहां पे 500 रुपए का डोनेशन कर दिया। तो ये आपने जो 500 रुपए का डोनेशन किया ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है बेटा। तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और जो किसी पर्पस के लिए नहीं है उसे हम जनरल डोनेशन कहते हैं। तो ये जो जनरल डोनेशन है बेटा ये आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में और स्पेसिफिक आएगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट में। मतलब दिस विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अब ये ग्रांट है। ग्रांट सरकार के द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, जैसे कि वृद्धाश्रम को मिल गया मान लो। तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आइए लेगेसी। अब लेगेसी किसे कहते हैं? लेगेसी भी समझ लो। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो अपनी संपत्ति दान देके जाता है। कई बार वो अपनी संपत्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान देके जाता है और कई बार अपने परिवार को देके जाता है। तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को देके जा रहा है उसे हम कहते हैं लेगेसी। ठीक है। तो ये जो लेगेसी है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अच्छा, मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि एक वृद्धाश्रम में रहता है। अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी विल जब देखते हैं तो उसने विल में लिखा हुआ है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति इस वृद्धाश्रम को दान करके जा रहा हूं। तो वो क्या हो गया बेटा? लेगेसी हो गई। तो लेगेसी में भी ये डोनेशन जो दिया जा रहा है वो भी अगेन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, जनरल है और स्पेसिफिक है। ठीक है। तो जनरल होगा तो क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे, और स्पेसिफिक होगा तो कैपिटल मानेंगे। ठीक है। अब आइए ऑनरेरियम। ऑनरेरियम किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक वृद्धाश्रम में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है एक स्पीच देने के लिए। ठीक है। तो उस डॉक्टर को वो फीस तो नहीं ले रहे हैं मान लो, मगर हमें उन्हें कोई गिफ्ट देना है, एक बुके देना है, एक गिफ्ट देना है उनके सम्मान में, तो उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। तो ये जो रहेगा ना ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस है मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आइए एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड क्या है भाई? ये कई बार कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देते हैं मगर एक कंडीशन के साथ कि हम आपको जो फंड दे रहे हैं उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। मान लो कि किसी ने 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करके दे दिया। फिक्स डिपॉजिट
ऐसा कर दिया कि उसे आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें से मिलने वाला इंटरेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंडोमेंट फंड जो है ना, ये उसके लिए अपन देखेंगे तो दिस विल बी योर कैपिटल रिसिट। ठीक है, ध्यान देना। और अगर हम बात करते हैं इसमें से मिलने वाले इंटरेस्ट की, तो बेटा वो रेवेन्यू रिसिट है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम किस पे, बुक्स पे आ जाते हैं। तो बुक्स की भी कहानी समझ लो। लाइब्रेरीज में आप देखेंगे जो बुक्स रहती हैं ना, वो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, उन्हें एसेट्स की तरह माना जाता है। मगर वहीं दूसरी तरफ जब पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। क्लियर है ये बातें? तो इन बातों को पहले आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें, समझें, दिमाग में बिठाएं, ताकि जब क्वेश्चंस करने जाएं तो कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप करें, फिर अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।